नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के ऊपर, और इसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसका नाम है लोकपाल। आज हम देखेंगे लोकपाल के बारे में। देखिए, ये जो लोकपाल है, ये लोकपाल ओम्बुड्समैन का भारतीय रूपांतरण है। किसका? ओम्बुड्समैन का भारतीय रूपांतरण है लोकपाल। ओम्बुड्समैन, देखिए ओम्बुड्समैन जो शब्द है, ओम्बुड्समैन शब्द है, ये स्वीडिश भाषा का शब्द है। ओम्बुड्समैन स्वीडिश भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जन शिकायतों को सुनने वाला। जन शिकायतों को सुनने वाला। ओम्बुड्समैन का शाब्दिक अर्थ होता है जन शिकायतों को सुनने वाला। और ये विश्व का पहला ओम्बुड्समैन जो है, विश्व में पहला ओम्बुड्समैन जो है वो 1809 में स्वीडन में स्थापित हुआ था। विश्व का पहला ओम्बुड्समैन 1809 में स्वीडन में स्थापित हुआ था। ये स्वीडन जो है ये स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। यूरोप महादेश में देखिएगा, यूरोप महाद्वीप में ऊपर में यहाँ पर जो 4 कंट्री है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और फिर डेनमार्क, इसको हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई कंट्री। तो स्वीडन स्कैंडिनेवियाई कंट्री है। और विश्व का पहला ओम्बुड्समैन जो है 1809 में स्वीडन में ही आया था। देखिए, 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बुड्समैन का विकास हुआ। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यह तेजी के साथ बढ़ने लगा। और फिर 1962 की बात है कि 1962 में यह जो है न्यूजीलैंड और नॉर्वे में भी इस प्रणाली को अपनाया गया। न्यूजीलैंड और नॉर्वे में भी यह प्रणाली को अपनाया गया। कब? 1962 में। 1962 में जो ओम्बुड्समैन प्रणाली है, इस प्रणाली को न्यूजीलैंड और नॉर्वे में भी अपनाया गया। फिर देखिए 1966 के लगभग में जो है यह इंग्लैंड में भी अपनाया गया था। कहाँ? 1966 के लगभग में यह इंग्लैंड में भी अपनाया गया। उसके बाद हमारे देश भारत में पहुंचा। फिर ध्यान दीजिएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं कि लोकपाल ओम्बुड्समैन का भारतीय रूपांतरण है, तो बात करना है कि लोकपाल शब्द दिया कौन। तो ये लोकपाल संस्कृत भाषा का शब्द है। लोकपाल जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। और लोकपाल शब्द जो है राजस्थान के विधि विशेषज्ञ थे, उनका नाम था, राजस्थान के विधि विशेषज्ञ जिनका नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी। तो लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा जो है लोकपाल शब्द दिया गया। लोकपाल शब्द लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा दिया गया, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। और ओम्बुड्समैन स्वीडिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जन शिकायतों को सुनने वाला। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें तो ओम्बुड्समैन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हो गया। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर से क्या बोलेंगे? ओम्बुड्समैन बोलेंगे। और अगर भारत के स्तर पर बताए तो भारत में देखें तो केंद्र स्तर पर तो इसको कहते हैं लोकपाल। केंद्र स्तर पर क्या कहते हैं? लोकपाल। केंद्र स्तर पर इसे लोकपाल कहते हैं। परंतु अगर राज्य स्तर पर बात करें तो इसको कहते हैं लोकायुक्त। क्या कहते हैं? लोकायुक्त कहते हैं। केंद्र स्तर पर लोकपाल, और जबकि राज्य स्तर पर होता है लोकायुक्त होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा
कि लोकपाल शब्द कौन दिया? लोकपाल शब्द राजस्थान के थे लक्ष्मी मल सिंघवी, और लक्ष्मी मल सिंघवी ने ही लोकपाल शब्द दिया। अब बात है कि लक्ष्मी मल सिंघवी ने लोकपाल शब्द कब दिया? होगा 1963 में, 1963 में लक्ष्मी मल सिंघवी ने 1963 में लक्ष्मी मल सिंघवी ने लोकपाल शब्द दिया था। तो ठीक है। अब देखिए लोकपाल की स्थापना को लेकर अगर बात करें तो लोकपाल की स्थापना को लेकर पहली बार बिल कब आया, यानी कि हमारे संसद में पहली बार विधेयक कब लाया गया लोकपाल को लेकर? उसके बाद देखिए लोकपाल की स्थापना को लेकर अगर बात करें तो अभी तक 10 बार बिल आ चुका था। लोकपाल की स्थापना को लेकर अभी तक 10 बार बिल आ चुका है, और 10वीं बिल जो है वो जाकर पास हुआ था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसके बाद कि 1966 की घटना है। 1966 में क्या हुआ कि मोरारजी देसाई 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग, क्या हुआ? प्रशासनिक सुधार आयोग का स्थापना हुआ। 1966 में देखिएगा मोरारजी की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का स्थापना किया गया। ये मोरारजी जब इंदिरा गांधी के सरकार में मंत्री बन गए, और मंत्री बन जाने के बाद गृह मंत्री बने थे, वित्त मंत्री ही बने थे, तो मोरारजी देसाई जब इंदिरा गांधी के सरकार में मंत्री बन गए तो प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में के हनुमंतैया को शामिल किया गया। के हनुमंतैया किसको? के हनुमंतैया, यानी कि मोरारजी देसाई के बाद प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन बने? के हनुमंतैया को प्रशासनिक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान दीजिएगा कि यह जो है आयोग 1966 में बना था। इस आयोग का, प्रशासनिक सुधार आयोग का स्थापना 1966 में हुआ था, और यह आयोग अपना रिपोर्ट जो है 1969 में दिया। स्थापना कब हुआ? 1966 में, और यह आयोग जो रिपोर्ट दिया है 1969 में दिया। लेकिन अगर बात करें तो लोकपाल को लेकर संसद में जो पहला बिल पास हुआ, वह बिल पास हुआ मई 1968 में। मई 1968 में पहला बिल पास हुआ। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि जब आयोग ने अपना रिपोर्ट 1969 में दिया, तो मई 1968 में लोकपाल बिल संसद में पेश कैसे किया गया? तो ध्यान दीजिएगा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपना अंतरिम रिपोर्ट जो है, अंतरिम रिपोर्ट 1968 में पेश, अंतिम मत कर दीजिएगा, अंतरिम रिपोर्ट जो है, अंतरिम प्रतिवेदन 1968 में ही पेश किया था। और इस अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर ही जो है मई 1968 में संसद में लोकपाल बिल जो है पेश किया गया। यानी कि इस आयोग के सिफारिश पर, कौन आयोग? प्रशासनिक सुधार आयोग के सिफारिश पर, प्रशासनिक सुधार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। जब मोरारजी देसाई मंत्री बन गए तो इसके बाद के हनुमंतैया को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग का स्थापना 1966 में हुआ, और इस आयोग ने अपना जो सुझाव दिया वो कब दिया? 1969 में। परंतु 1968 में ही संसद में यह बिल पेश हुआ। तो बिल जो पेश हुआ तो यह जो आयोग है प्रशासनिक सुधार आयोग, इसने अपना अंतरिम प्रतिवेदन 1968 में पेश किया था। इसी आधार पर, आयोग के सिफारिश के आधार पर इंदिरा गांधी के सरकार द्वारा
लोकपाल की स्थापना को लेकर लोकसभा में यह बिल जो है पेश किया गया। लोकसभा में यह बिल पेश किया गया। ध्यान दीजिएगा, तब से लेके 10 बार जो है, तब से लेके 10 बार यह विधेयक लाया जा चुका है, लेकिन दिसंबर 2011 में, दिसंबर 2011 में यह बिल अंतिम बार, यानी कि यह बिल 10वां बार लाया गया। दिसंबर 2011 में यह बिल 10वां बार लाया गया। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 2011 में केंद्र में सरकार है मनमोहन सिंह का, केंद्र में सरकार किसका है? मनमोहन सिंह का। और उस समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष हुआ करते थे राहुल गांधी। कांग्रेस के उपाध्यक्ष कौन थे? राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने इस बिल को क्या कर दिया? फाड़ दिया था। इस बिल को फाड़ दिया था और उनका कहना था कि लोकपाल को हम संवैधानिक दर्जा देंगे, लोकपाल को हम संवैधानिक दर्जा देंगे। और ये अंतिम बार जो 10वां बार लोकपाल से संबंधित दिसंबर 2011 में बिल आया, उस बिल को उन्होंने फाड़ दिया था और उनका कहना था कि हम लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देंगे। और बाद में मनमोहन सिंह के सरकार ने लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, मनमोहन सिंह सरकार ने लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान का 116वां संशोधन किया गया। मनमोहन सिंह सरकार द्वारा क्या किया गया? 116वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। किस लिए? लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। लेकिन यह विधेयक जो है 116वां संविधान संशोधन विधेयक जो है पास नहीं हो पाया। हालांकि जो प्रशासनिक सुधार आयोग का जो सिफारिश था और ये जो लोकपाल बिल था, ये लोकपाल बिल जो है पास हुआ। और ये लोकपाल बिल पास होने के पीछे एक और रीजन है कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो है, अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन से दबाव में आकर कांग्रेस सरकार ने इस बिल को पास कर दिया और इसका नाम पड़ा लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013। क्या नाम पड़ा? लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013। देखिएगा, लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक, लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 जो है 1 जनवरी 2014 को इस पे राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी। 1 जनवरी 2014 को लोकपाल विधेयक पर स्वीकृति जो है राष्ट्रपति अपना स्वीकृति प्रदान कर दिए और 16 जनवरी 2014 से यह लागू हो गया। कब से? 16 जनवरी 2014 से यह जो है लागू हो गया। इसके बाद इसका नाम पड़ा लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, क्योंकि अभी विधेयक है। जब राष्ट्रपति का साइन इस पर आ गया तो राष्ट्रपति के साइन आने के बाद यह विधेयक जो है अब कानून बन चुका है। इसका नाम पड़ गया लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013। तो अगर बात करें लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 पे राष्ट्रपति ने अपना अनुमति कब दिया? तो 1 जनवरी 2014 को दिया और यह 16 जनवरी 2014 से लागू हो गया। परंतु देखिएगा कि कुछ ही दिनों के बाद सरकार बनता है नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का सरकार बनता है। और बीजेपी के सरकार बनने के बाद क्या हुआ कि कोई भी विपक्ष का नेता नहीं रहा, बहुत लंबा पेंडिंग में पड़ गया लोकपाल। देखिएगा, तो अब देखते हैं इसमें लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013, लोकपाल एवं लोकायुक्त जब 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति का साइन हो गया, यह क्या बन गया? अधिनियम। यह बन गया अधिनियम 2013। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की बात करें
तो इसका विशेषता देखते हैं क्या क्या विशेषता है। तो नंबर 1 की बात करें, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की विशेषता की बात कर रहे हैं हम लोग। विशेषता तो नंबर 1, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की विशेषता देखें तो लोकपाल एक संस्था है जिसमें एक सभापति के अलावा 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल के बारे में कहा गया कि यह एक संस्था होगा जिसमें एक सभापति होंगे यानी अध्यक्ष, एक सभापति होंगे और एक सभापति के अलावा इसमें 8 सदस्य होंगे। एक सभापति के अलावा 8 सदस्य होंगे। पहला विशेषता देख रहे हैं कि लोकपाल एक संस्था होगा। इस संस्था में जो अगर बात करें तो एक सभापति और 8 सदस्य होंगे। तो एक सभापति और 8 जो सदस्य होंगे तो इनका इनका योग्यता क्या होगा, योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता क्या होगा, क्या योग्यता सभापति का होगा और क्या योग्यता होगा जो 8 सदस्य होंगे। तो जो लोकसभा का एक सभापति बनेगा तो सभापति की योग्यता के बारे में कहा गया कि सभापति के पद पर, सभापति यानी कि अध्यक्ष के पद पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। सभापति के पद पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा जो या तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हो अथवा सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। ध्यान दीजिएगा, या तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हो अथवा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो, या समाज का कोई प्रबुद्ध व्यक्ति। ठीक है, तो सभापति के पद के लिए योग्यता क्या है, या तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, या वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या न्यायाधीश रह चुका हो, या समाज का कोई प्रबुद्ध व्यक्ति, या समाज का कोई प्रबुद्ध व्यक्ति। तो हुआ आपका सभापति का विशेषता। उसके बाद जो 8 सदस्य हैं तो इन 8 सदस्यों के बारे में कहा गया, 8 सदस्यों के बारे में कि कम से कम 4 सदस्य, कम से कम 4 यानी कम से कम आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो न्यायिक पृष्ठभूमि से हो, जो न्यायिक पृष्ठभूमि का मतलब जुडिशियल बैकग्राउंड से हो। यानी कि 8 सदस्यों में से आधा सदस्य ऐसा हो जो न्यायिक पृष्ठभूमि यानी कि जुडिशियल बैकग्राउंड से हो। अब यहां पर देखिएगा, जुडिशियल बैकग्राउंड यानी कि न्यायिक पृष्ठभूमि का मतलब क्या, कोई वकील थोड़ी हो गया, वकील के बारे में नहीं। साफ लिखा हुआ है, इस बिल में साफ लिखा हुआ है कि न्यायिक पृष्ठभूमि का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये जो 4 व्यक्ति जो न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे उसमें से या तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, उसका देखिएगा। और इसमें सी करके देखिएगा, ए बी हो गया। ए में हम लोग पढ़े सभापति के लिए योग्यता, बी में पढ़ रहे हैं कि 4 सदस्य, आधे सदस्य ऐसे होंगे जो चाहे जिनका बैकग्राउंड जो है जुडिशियल हो यानी कि न्यायिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हों। तो न्यायिक पृष्ठभूमि का मतलब एक कतई नहीं है कि वे किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का वकील हो। इसमें साफ लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को या तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए या किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो उसके बाद सी में देख रहे हैं हम लोग कि इसमें SC, ST, OBC, ध्यान दीजिएगा, SC, ST, OBC, महिला, SC, ST, OBC, महिला और साथ में अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग से एक सदस्य होना चाहिए। अल्पसंख्यक वर्ग से एक सदस्य होना चाहिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए
4 को बोल दिया गया, 4 सदस्य कहां से बोल दिया गया, न्यायिक पृष्ठभूमि से, 4 बोल दिया गया न्यायिक पृष्ठभूमि से, और फिर एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक महिला और एक अल्पसंख्यक। तो यहां से 5 और 5 4 9 हो रहा है, लेकिन यहां बताया गया कि 8 सदस्य ही होंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग से कोई व्यक्ति आया और वह जो है किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, तो वह जो है अल्पसंख्यक का कोटा ही पास कर गया और न्यायाधीश का कोटा भी पास कर गया। इस प्रकार जो है कुल मिला के 8 ही होंगे, परंतु एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी, एक महिला और एक अल्पसंख्यक वर्ग से रखा जाएगा। तो ये था योग्यता आपको। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है कि अगर आप बीपीएससी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी क्लियर करने के बाद आप भी अगर सोच रहे होंगे कि हम भी लोकपाल के सदस्य बन जाएं, तो ऐसा नहीं है। इसमें साफ लिखा है योग्यता में ही कि लोकपाल के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। देखिए जो न्यूनतम आयु है लोकपाल के लिए, देखिए हम लोग के समाज में लड़कियों की शादी का उम्र 18 वर्ष, लड़कों का 21 वर्ष, चुनाव लड़ने के लिए 20, 25, 30 वर्ष उम्र है, लेकिन लोकपाल के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 45 वर्ष। लोकपाल के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए। तो अब ध्यान में आ रहा कि ठीक है 40 में हम जॉब प्राप्त करेंगे, 36 में जॉब प्राप्त करेंगे, फिर 8 साल के बाद फिर हम 45 होने के बाद जो है फिर लोकपाल बन जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है, इसमें साफ लिखा है कि उसे 25 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। उसे 25 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। 25 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। 25 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। 25 वर्षों का दिखाई पड़ा, 25 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो ये था लोकपाल के लिए क्या क्या था आपका योग्यता। तो योग्यता में देखें कि सभापति बनने के लिए योग्यता क्या था कि वह या तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या मुख्य से रह चुका हो, वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या न्यायाधीश रह चुका हो, या समाज का कोई प्रबुद्ध व्यक्ति हो। उसके बाद बी में है कि इन 8 सदस्यों में से आधे सदस्य यानी कि 4 सदस्य जुडिशियल बैकग्राउंड से होना चाहिए। जुडिशियल बैकग्राउंड में साफ कहा है या तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा या सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। उसका लिखा है कि उसमें से एक सदस्य एससी से, एक सदस्य एसटी से, एक सदस्य ओबीसी से और एक महिला और एक अल्पसंख्यक होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि उसका न्यूनतम आयु कितना 45 वर्ष होना चाहिए और उसे 25 वर्षों का जो है प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही बिल में साफ लिख रखा है कि उसे किसी भी राजनैतिक दल से संबंध नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई है तो प्रशासनिक अधिकारी को किसी भी प्रकार का उसके ऊपर नोटिस जारी नहीं होना चाहिए। अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, एससी से, एसटी से, ओबीसी से है, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो उसके खिलाफ पुलिस में कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए और न ही उसे जो है कोई व्यवसाय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब देखिए ऐसा पवित्र और शुद्ध व्यक्ति कहां से आएगा, हमको बना दो। ऐसा शुद्ध व्यक्ति तो हम ही है कि नहीं? क्योंकि इतना जो उसकी योग्यता दिया गया, एबिलिटी दिया गया है, ऐसा व्यक्ति तो हो सकता है कि मंगल ग्रह से कोई आएगा और फिर यहाँ पे अपना लोकपाल का कार्यकाल पूरा करेगा और फिर मंगल ग्रह पर लौट जाएगा। ध्यान दीजिए क्या क्या योग्यता भी एक से एक बढ़िया बढ़िया योग्यता है। उसके बाद साथ में बिल में दे रखा है कि उसका किसी भी राजनीतिक दल संबंध नहीं होना चाहिए। साथ में अगर वह व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी है तो उस पर किसी प्रकार का नोटिस जो है नहीं होना चाहिए। अगर वह सामान्य व्यक्ति है तो सामान्य व्यक्ति है तो उसके खिलाफ पुलिस में कोई भी मुकदमा नहीं होना चाहिए और उसका संबंध किसी भी व्यवसाय से नहीं होना चाहिए।
तो ऐसा पवित्र व्यक्ति तो हम ही हैं, हम ही को बनाओ लोकपाल। अब ध्यान दीजिएगा लोकपाल में कि लोकपाल की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो अब पढ़ेंगे यहां पर नियुक्ति, लोकपाल की नियुक्ति, लोकपाल की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो देखिए लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो अब सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सिफारिश पर करेंगे, क्या लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सिफारिश पर करेंगे, तो नहीं, राष्ट्रपति जो है कॉलेजियम के सिफारिश पर करेंगे। राष्ट्रपति लोकपाल की नियुक्ति एक कॉलेजियम बनेगा, सिलेक्शन कमेटी बनेगा, सिलेक्शन कमेटी एक कॉलेजियम के सिफारिश पर करेंगे। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम के सिफारिश पर करेंगे। कौन, राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति, कॉलेजियम के सिफारिश पर करेंगे, सिलेक्शन कमेटी के सिफारिश पर, ना कि मंत्री परिषद के सलाह पर। अब ध्यान देना है कि जो लोकपाल की नियुक्ति के लेकर जो कॉलेजियम बनता है उस कॉलेजियम में कौन कौन होंगे, इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से व्यक्ति होंगे, लोकपाल की नियुक्ति की सिफारिश देने वाला जो कॉलेजियम है उस कॉलेजियम के लिए कौन कौन से व्यक्ति होंगे, कॉलेजियम के लिए कौन कौन होंगे। देखिएगा कि इस कॉलेजियम का जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे प्रधानमंत्री, कॉलेजियम का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। इस कॉलेजियम का अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। इसके बाद जो सदस्य दिया गया बाकी सदस्यों के बारे में, और सदस्य जो होंगे उसमें एक होगा लोकसभा अध्यक्ष, कौन होगा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। सदस्यों में अध्यक्ष तो कौन होंगे, प्रधानमंत्री। सदस्यों में होगा एक लोकसभा अध्यक्ष, एक सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, कौन होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक लोकसभा अध्यक्ष, और तीसरा व्यक्ति होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता। और एक और व्यक्ति होगा, चौथा व्यक्ति एक और सदस्य होगा, वो होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। एक कॉलेजियम के क्या होंगे, सदस्य होंगे, कौन कौन, अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, और 4 सदस्य में लोकसभा अध्यक्ष, सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद विपक्ष के नेता और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मुख्य न्यायाधीश खुद ना बने तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित कोई न्यायाधीश हो तो वो भी कॉलेजियम का सदस्य होगा। ये भी बात लिखा है बिल में कि अगर सीजेआई चाहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहते हैं कि उनके जगह पर कोई और जो है कॉलेजियम का सदस्य बने तो वे उसका नाम नामित कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा जो कोई व्यक्ति नियुक्त होगा, इस व्यक्ति की नियुक्ति क्या राष्ट्रपति अपना स्वविवेक से करेंगे, क्या राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सिफारिश पर करेंगे, तो नहीं, इसके लिए भी एक अलग से कॉलेजियम होगा, कॉलेजियम के अंदर कॉलेजियम। देखिएगा, इसके लिए एक अंदर से कॉलेजियम होगा और इस कॉलेजियम के जो सदस्य होंगे यही लोग होंगे, यही 4 लोग होंगे जो सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को कि एक अन्य व्यक्ति की नियुक्ति किसका किया जाए। तो यहां देखिए कि इतना पावरफुल पद, इतना पावरफुल संस्था बनने वाला है लोकपाल, कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बना, उस कॉलेजियम के अंदर फिर एक कॉलेजियम बन रहा है और इस कॉलेजियम में कौन है, एक अध्यक्ष, ही 1+3 यहां भी आएंगे, एक अध्यक्ष होंगे, फिर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और फिर मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश होंगे इस कॉलेजियम के सदस्य। तो इस प्रकार जो है लोकपाल की नियुक्ति होगा राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम के सिफारिश पर। अब देखिए जो लोकपाल बनेगा इसका दर्जा क्या होगा, क्या होगा इसका दर्जा, लोकपाल का दर्जा क्या होगा, क्या होगा लोकपाल का दर्जा। तो लोकपाल के जो सभापति होंगे, लोकपाल के जो सभापति होंगे, लोकपाल के सभापति,
तो सभापति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान दर्जा मिलेगा, सीजेआई के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समान दर्जा मिलेगा। यानी कि लोकपाल के सभापति का दर्जा भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होगा, और उसके बाद सदस्यों का जो दर्जा होगा वो न्यायाधीश के समान होगा। अब ध्यान दीजिए, जिस लोकपाल में अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश के समान है, और उसमें जो सदस्य है वो एक न्यायाधीश नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच जो है सबका जो है न्यायाधीशों के बराबर दर्जा मिलेगा। 8 सदस्य जो है ना लोकपाल में, उनका दर्जा न्यायाधीशों के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, दर्जा अगर बात किया जाए, लोकपाल के सदस्यों और सभापति का दर्जा क्या होगा, तो लोकपाल के सभापति का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा, जबकि 8 सदस्यों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बात कार्यकाल का करते हैं कि लोकपाल का कार्यकाल कितना होगा। इसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का। और अगर बात करें तो 70 वर्ष की आयु जो है सेवानिवृत्ति की है। 70 वर्ष की आयु किसका है, सेवानिवृत्ति की, यानी कि 70 वर्ष की आयु में उसे सेवानिवृत्त किया जाएगा। नहीं तो कार्यकाल कितना का है, 5 वर्ष। यानी कि लोकपाल का सदस्य या सभापति जो भी हो, उनका कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन सेवानिवृत्ति का उम्र कितना है, 70 वर्ष। और ध्यान देने वाली बात है कि बिल में साफ साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे सभापति हो या सदस्य हो, उसका जो है पुनर्नियुक्ति यानी कि रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, दोबारा नियुक्ति उसे नहीं किया जाएगा। एक बार कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद उसे रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। यानी कि लोकपाल के सभापति और लोकपाल के किसी भी सदस्यों का दोबारा नियुक्ति नहीं किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा साथ में कि अगर सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए, तो सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी लाभ का पद उन्हें नहीं प्राप्त करना होगा, और साथ ही किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ना होगा। किसी भी प्रकार का मतलब न लोकसभा का, न विधानसभा का, न विधान परिषद, न राज्यसभा, और यहां तक कि पंचायत का भी चुनाव उनको नहीं लड़ना होगा। और साथ में कह दिया गया है कि वैसा पद भी उनको प्राप्त नहीं करना होगा जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के हस्ताक्षर से होता है। यानी कि सब मिलाकर टोटली जो है कहानी साफ, यानी कि न लाभ का पद रखना है, वैसा पद भी नहीं रखना है जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के साइन से होता है, न चुनाव लड़ना है। कितना जो टफ रूल बनाया गया है लोकपाल के लिए। अब देखिएगा लोकपाल जो इतना ढंग से बनाया गया, कारण भी देखिए, जैसे ही बिल पास हुआ था, उस बिल को पास होने के बाद जो है मोदी जी का सरकार बना, बीजेपी का, और तब से कोई विपक्ष का नेता ही नहीं है, लोकसभा में विपक्ष का नेता ही नहीं है। इसीलिए 14 से पेंडिंग पड़े 19 में आकर जो है लोकपाल की नियुक्ति किया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के काफी दबाव देने के बाद। सुप्रीम कोर्ट के काफी दबाव देने के बाद लोकपाल की नियुक्ति हुई है। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले बात करते हैं, बना तो लिए लोकपाल, उसको हटाएं कैसे, लोकपाल को हटाएं कैसे। अब देखते हैं हटाना कैसे, हटाएंगे उसको, लोकपाल को कैसे हटाएंगे। देखिए इस संदर्भ में क्या करना होगा, लोकपाल को हटाने के संदर्भ में पहला बात ध्यान देना है कि इसको हटाने के लिए संसद में कम से कम 100 सदस्यों द्वारा, संसद के कम से कम 100 सदस्य, इसमें मेंशन नहीं किया गया है लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी 100 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा। राष्ट्रपति के समक्ष ये 100 सदस्य, संसद के 100 सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे लोकपाल को हटाने के लिए। क्या बोला गया कि इस संदर्भ में संसद के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जाता है।
अच्छा, जो प्रस्ताव रखेगा 100 सदस्य संसद का, वो किस आधार पर रखेगा? या तो कदाचार यानी कि मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर, या अक्षमता के आधार पर। कदाचार या अक्षमता, अक्षमता के आधार पर। कदाचार यानी कि मिसबिहेवियर अथवा अक्षमता के आरोप में इस प्रस्ताव को लाया जाता है। ये 100 जो संसद के सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के समक्ष जो आरोप का प्रस्ताव लाएंगे, वो प्रस्ताव लाएंगे कदाचार अथवा अक्षमता, इनएबिलिटी या मिसबिहेवियर के आरोप के आधार पर इसको लाएंगे। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? देखिए, अब मान लेके ला दिया गया, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट से इस प्रस्ताव की जांच करवाएगा। किससे कराएगा? सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट से इस प्रस्ताव को जांच करवाएगा और आरोप सही पाए जाने पर राष्ट्रपति उसको हटाएगा। आरोप सही पाए जाने पर राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको हटाएगा। अब देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रस्ताव का जांच करेगा राष्ट्रपति के कहने पर, और सुप्रीम कोर्ट अगर सही पाएगा तब जो है लोकपाल के सदस्य या लोकपाल के अध्यक्ष यानी कि सभापति को हटाएगा। और जांच के दौरान ध्यान देना है कि जांच के दौरान अगर चाहे तो राष्ट्रपति उसे निलंबित कर सकता है। अगर कदाचार या अक्षमता का आरोप लगाया गया उस पर और इसका जांच सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो जांच के दौरान अगर चाहे तो राष्ट्रपति उसे निलंबित कर सकता है। लेकिन ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अगर जांच चलता है तो उसको निलंबित नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जांच चलता है तो उसको निलंबित नहीं किया जाता है। जबकि अगर लोकपाल को कदाचार या अक्षमता के आधार पर कोई प्रस्ताव पेश किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रहा है तो राष्ट्रपति उसे निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, बना दिए, हटा दिए। अब क्या है शक्ति, क्या है लोकपाल का पावर? देखिएगा, बहुत ही पावरफुल संस्था है लोकपाल, बहुत ही पावरफुल संस्था है। तो अब देखिएगा लोकपाल की शक्तियां क्या है। क्या है शक्ति? तो शक्ति की अगर बात करें तो सीपीसी 1908 के तहत, सीपीसी 1908 के तहत इसे 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है, तो 3 प्रकार का। सीपीसी 1908 के तहत लोकपाल को जो शक्ति प्राप्त है, उस शक्ति में पहला शक्ति जो है ना, वो है समन जारी करना। क्या करना? समन जारी करना। लोकपाल का पहला शक्ति है समन जारी करना। समन का मतलब होता है एक तरह का अरेस्ट, एक तरह का वारंट जारी करना। जैसे मेरे खिलाफ अगर समन जारी कर दे कि आपको जो है पटना हाई कोर्ट में फलानी तारीख को जाना है, तो उतनी तारीख को जाकर अपने बारे में अपना विचार रखना होगा हमें जाकर। अगर नहीं जाएंगे तो समन जारी करने वाला संस्था हमें अरेस्ट करवा सकती है। तो लोकपाल का पहला जो पावर है वो समन जारी करता है। क्या करता है? समन जारी करता है। दूसरा पावर की अगर बात करें सीपीसी 1908 के अनुसार तो है शपथ पत्र पर गवाही लेगा। शपथ पत्र पर गवाही लेगा। शपथ पत्र पर गवाही का मतलब होगा कि आपसे एफिडेविट करवाएगा और एफिडेविट पर जो है आपसे गवाही लेगा। एफिडेविट पर गवाही लेगा और साथ ही तीसरा अधिकार है कि वह आपकी गवाही का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। आपकी गवाही का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। आपके गवाही का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ये था सीपीसी के अंतर्गत प्राप्त शक्तियां किसको? लोकपाल को। इसके अलावा भी लोकपाल की शक्ति है, ध्यान दीजिएगा। इन 3 शक्तियों के अलावा भी लोकपाल की अन्य शक्तियां और भी है। इसमें क्या है कि अगर लोकपाल चाहे तो आरोपित अधिकारी को, जिस अधिकारी पर आरोप लगाया गया है, उस अधिकारी को ट्रांसफर कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है। आरोपित अधिकारी को स्थानांतरण का आदेश, ट्रांसफर का आदेश दे सकता है। ठीक है,
आदेश ही नहीं देगा, ट्रांसफर का आदेश ही नहीं दे सकता है, साथ ही क्या करेगा कि सीबीआई से जांच भी करवा सकता है, सीबीआई से जांच भी, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन से जांच भी करवा सकता है। जांच करवा लो, क्या है, सीबीआई तो भारत सरकार का अंग है, संस्था है। तो लेकिन ध्यान देना है कि जब सीबीआई जांच करता है तो उस दौरान सीबीआई जो है वो लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। इस दौरान सीबीआई लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, सीबीआई लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। और साथ ही देखिएगा कि लोकपाल का स्वयं का न्यायालय भी होता है, लोकपाल का स्वयं का न्यायालय होता है। और यह न्यायालय जो है 3 माह के अंदर, 3 महीने के अंदर मामले का निपटारा करता है, 3 महीने के अंदर मामले का निपटारा करता है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि अधिकतम 12 महीना, अधिकतम 12 महीना लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 महीने में इस मामले का निपटारा करता है, ये 3 महीने में इस मामले का निपटारा कर, क्या कर रहा है, आरोपित व्यक्ति को ट्रांसफर का आदेश दे सकता है, सीबीआई से जांच करवा सकता है, जांच के दौरान सीबीआई लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होगा, लोकपाल का खुद का न्यायालय होता है और इस न्यायालय का जो काम है वो 3 माह के अंदर रफा दफा काम करना है। और नहीं तो उसमें लिखा है कि अधिकतम समय 12 महीना। लोकपाल जो स्वयं का न्यायालय बताया कि लोकपाल का स्वयं का न्यायालय होता है और वह न्यायालय 3 महीने में मामले का निपटारा करता है और अधिकतम 12 महीना। साथ देखिएगा कि दोषी अधिकारी को, जो दोषी अधिकारी है वो भ्रष्टाचार के आरोप में जो भी रकम वसूला है उस रकम को वसूली भी किया करता है। लोकपाल जो है भ्रष्ट अधिकारी से, दोषी अधिकारी से राशि वसूल भी कर सकता है। क्या करेगा, उस राशि को वसूल करेगा जितना का वो जो है घपला किया है, जितना का वो घोटाला किया है। लेकिन अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि अब वह अधिकारी क्या कहता है कि वो पैसा तो हम खर्चा कर दिए, वो पैसा खर्च हो गया। तब देखिए क्या है कि अगर चाहे तो लोकपाल दोषी अधिकारी के चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर सकता है, चल और अचल संपत्ति को कुर्क यानी कि उसको जब्त करेगा, उसका नीलामी लगा देगा। अगर पैसा खर्च कर दिए हैं, इतना घोटाला किया, अगर पैसा खर्च कर दिए हैं तो आपकी चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर देगा, यानी कि उसको क्या कर देगा, नीलाम कर देगा, उसको अपने कब्जे में ले लेगा। तो ये था आपका शक्तियां, लोकपाल का शक्तियां। अब देखिए कि लोकपाल जो है अपने शक्ति का उपयोग किसके विरुद्ध करेगा, यानी कि यहां पे पढ़ेंगे हम लोग जो सिडक्शन ऑफ लोकपाल, यानी कि लोकपाल का क्षेत्राधिकार, लोकपाल का क्षेत्राधिकार। देखिए लोकपाल का क्षेत्राधिकार किसके विरुद्ध जो है लोकपाल काम करेगा। तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री भी आता है। पहला नंबर प्रधानमंत्री, नंबर 1 पे पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री भी लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि कौन कौन सा काम प्रधानमंत्री करेंगे जिस पर लोकपाल हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसमें है कि परमाणु ऊर्जा, क्या क्या ध्यान दीजिएगा, परमाणु ऊर्जा, अगर परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई काम किए हैं, नहीं तो आंतरिक सुरक्षा संबंधित, आंतरिक सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी संबंध, परमाणु ऊर्जा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी संबंध तथा लोक व्यवस्था से संबंधित विषय पर जो है लोकपाल कोई निर्णय जो है नहीं लेगा। यानी कि यह जो निर्णय है प्रधानमंत्री का परमाणु ऊर्जा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी संबंध और लोक व्यवस्था को लेकर इस जो है लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। प्रधानमंत्री तो है दायरे में,
लेकिन प्रधानमंत्री का जो 4 निर्णय है परमाणु ऊर्जा को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर, विदेशी संबंध को लेकर और लोक व्यवस्था को लेकर, तो यह निर्णय जो है लोकपाल के दायरे से बाहर है। सेकंड देखिएगा, सेकंड में केंद्र सरकार के सभी मंत्री, केंद्र सरकार के सभी मंत्री, केंद्र सरकार के सभी मंत्री, देखिएगा जिस प्रकार केंद्र में लोकपाल है, राज्य में क्या है लोकायुक्त, तो बिहार में क्या होगा लोकायुक्त होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा यहाँ पर, ताकि जब हम लोकायुक्त पढ़े तो आसान पढ़े। लोकपाल क्या है कि लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी मंत्री आते हैं। अगर सही मंत्री घोटाला किया, अगर मान लिया जाए कि आज कोई सांसद है और मंत्री है और कोई बहुत बड़ा घोटाला किया, जैसे ही लोकपाल बैठने वाला है उसके विरुद्ध, तब वो जो है इस्तीफा दे दिया, तो क्या उसके विरुद्ध लोकपाल काम करेगा? तो हाँ करेगा, क्योंकि साफ लिखा है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्री तथा पूर्व मंत्री, सभी मंत्री तथा पूर्व मंत्री, ध्यान दीजिएगा लोकायुक्त में नहीं है। लोकायुक्त के दायरे से मुख्यमंत्री भी बाहर हैं और पूर्व मंत्री भी बाहर है, लेकिन लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री आएंगे, सभी मंत्री और पूर्व मंत्री, उसके बाद वर्तमान के सभी सांसद और पूर्व सांसद, वर्तमान का सांसद और पूर्व का सांसद, सभी वर्तमान सांसद और पूर्व सांसद। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी, अखिल भारतीय 1 2 3, उसके बाद चौथा अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी, अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी एवं सेवानिवृत्त अधिकारी भी, एवं सेवानिवृत्त अधिकारी, सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर कर गया है उसके खिलाफ भी, अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी एवं सेवानिवृत्त अधिकारी। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर में, 5 में है केंद्रीय सेवाओं के सभी श्रेणियों के अधिकारी, ABCD जितने ग्रुप में है, यानी केंद्र सरकार में जो भी A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप और D ग्रुप के जॉब कर रहे हैं, वे सभी अधिकारी और पूर्व अधिकारी भी इसके दायरे में आएंगे। 6 नंबर, 6 में जो है संसदीय अधिनियम से स्थापित कोई संस्था है, संसदीय अधिनियम से, अगर संसद कोई संस्था को स्थापित करता है, संसदीय अधिनियम से स्थापित किसी भी संस्था के अधिकारी और कर्मचारी और पूर्व यानी कि सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, यानी संसदीय संस्था से कोई संस्था बनता है तो उसके अधिकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी भी लोकपाल के दायरे में आते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अगर मान लिया जाए कि कोई भारत सरकार का जॉब करता है परंतु नेपाल में है, तो क्या वो लोकपाल के दायरे में आएगा? क्या वो लोकपाल के दायरे में आएगा? साफ लिखा है कि विश्व के किसी भी भाग में, विश्व के किसी भी भाग में कार्यरत भारत सरकार का अधिकारी या कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त अधिकारी या कर्मचारी, यानी कि विश्व के किसी भाग में भारत सरकार द्वारा कार्यरत कर्मचारी अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, ये सब के सब जो है लोकपाल के क्षेत्राधिकार में यानी इसके दायरे में आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर नोट 3 बात पर ध्यान देना है कि लोकपाल जो है ना स्वयं किसी प्रकार की सजा नहीं देता है। लोकपाल स्वयं किसी प्रकार का सजा नहीं देता है। दूसरा, लोकपाल 7 वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं करता है। लोकपाल 7 वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं करता है। और तीसरा बात है कि झूठी शिकायत करने पर जो है उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है अथवा 1 वर्ष की सजा भी जो है हो सकता है। 1 लाख का जुर्माना अथवा 1 वर्ष का सजा हो सकता है। ये था लोकपाल का क्षेत्राधिकार। अब देखिए इतना जबरदस्त पद, इतना बढ़िया संस्था
जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री भी आ गए। इस संस्था का क्या हुआ दुर्दशा देखिएगा। इस संस्था में देखिएगा कि 1 जनवरी 2014 को जो है इस पर राष्ट्रपति का साइन हुआ था। 16 जनवरी 14 से काम करना शुरू किया था, लेकिन ये जो है 15 मार्च 2019 को लोकपाल की नियुक्ति की गई और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष, कौन घोष? पिनाकी चंद्र घोष जो है ये लोकपाल के अध्यक्ष बनाए गए और पीसी घोष बनाए गए लोकपाल के अध्यक्ष बनाए। कौन बनाए गए? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष बनाए गए। पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष बनाए गए और कब? 15 मार्च 2019 को। ध्यान दीजिएगा 28 फरवरी 2018 से लेकर 15 मार्च 2019 तक, 28 फरवरी 2018 से लेकर 15 मार्च 2019 तक 7 बार जो है विपक्ष के एक नेता है, हालांकि लोकसभा में विपक्ष के नेता कोई है नहीं, लेकिन कांग्रेस के एक नेता है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या नाम है? मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या नाम है? मल्लिकार्जुन खड़गे को 7 बार बुलाया गया, क्योंकि देखिएगा कि जो लोकपाल की नियुक्ति के संदर्भ में जो कॉलेजियम बना था, उस कॉलेजियम में क्या कहा गया था कि अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, सदस्य में लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश भारत के, विपक्ष के नेता होंगे और साथ में राष्ट्रपति द्वारा कोई नामित एक और व्यक्ति। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब से लोकपाल अधिनियम बना तब से हमारे देश में लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता ही नहीं बना, तो लोकपाल की नियुक्ति हो ही नहीं रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब दबाव बनाना शुरू किया तब जो है नरेंद्र मोदी का सरकार जो है इस बात पर राजी हुआ और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि अगर आपके पास विपक्ष में कोई नेता नहीं है तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो भी है उस पार्टी से किसी नेता को आप बुला सकते हैं। तो उसका नेता थे मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन मोदी जी बोले कि मल्लिकार्जुन खड़गे आप आइए, आप जो हैं विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। क्या है? विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, आमंत्रित। इसी बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या हो गए? भड़क गए और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 7 बार बुलाने पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन फिर भी जो है पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष जो है इनको बनाया गया लोकपाल का अध्यक्ष और इनका नाम का जो नॉमिनेशन हुआ, जो नाम चुना गया वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद उस समय मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और एक पूर्व महान्यायवादी अभी है के वेणुगोपालन। और के वेणुगोपालन से जो पहले महान्यायवादी थे उनका नाम था मुकुल रोहतगी। क्या नाम था? मुकुल रोहतगी। तो मुकुल रोहतगी राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति हो गए, लोकसभा का अध्यक्ष कौन हो गए? सुमित्रा महाजन हो गए, मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए? रंजन गोगोई हो गए और प्रधानमंत्री कौन हो गए? नरेंद्र मोदी। ये 4, क्योंकि 5वां व्यक्ति मल्लिकार्जुन खड़गे तो आए ही नहीं, ये 4 व्यक्ति द्वारा नामित किए गए व्यक्ति पीसी घोष को यानी कि पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे आज लोकपाल से संबंधित सारा बात बताए। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें बात करेंगे कि लोकपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तब तक इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।